हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। 2026 कैसा रहेगा इसे लेकर के अलग अलग ज्योतिषियों के साथ हम पॉडकास्ट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रह गोचर के लिहाज से 2026 आपसे क्या कहना चाहता है। आपको खुद कैसे कर्म करने होंगे 2026 में, ताकि आप सही दिशा पर भी चल पाएं, आपको सही लाभ भी उसका मिल सके। और इसी क्रम में आज हमने चर्चा की है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मनीषा आहूजा मैम के साथ। क्या बताया है उन्होंने आपकी राशि के लिए, ये जानने के लिए आपको पॉडकास्ट देखना है। लेकिन क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में अपने पॉडकास्ट को आपके सामने हम लेकर के आते हैं, तो एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स को भी आपको ज़रूर लाइक करना है। और जो भी आप कहना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, राय कुछ देना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अब पार्ट 2 देखिए मनीषा आहूजा मैम के साथ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी राशि तो मालूम होती है लेकिन लग्न का पता नहीं होता। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें उनकी सिर्फ राशि पता है तो आप वो सुन लीजिए, लेकिन लग्न भी अगर आप जानते हैं तो आपको दोनों सुनना चाहिए। ये अब हमें मालूम चल चुका है जी। अब मैम फटाफट से, क्योंकि हमने शनि की 7.5 पर चर्चा की है, मेष राशि वाले हैरान होंगे कि नाम तो हमारा बोल दिया लेकिन कुछ बताया नहीं अभी तक। देखिए, मेष राशि के लिए अगर हम बृहस्पति को देखें तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में इस साल का गोचर होगा। इस पीरियड में ये बेनिफिशंस का जो पॉइंट है वो ये है कि तीर्थ और पिलग्रिमेजेस दिखते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में बृहस्पति आके नवम भाव को देखेगा। पिता के द्वारा भी कुछ धर्म कर्म का कार्य हो सकता है इस पीरियड में। चतुर्थ भाव में यही बृहस्पति जब एक्सपेंशन का कारक है ना, और इस चार्ट में ये द्वादशेश भी है और नवमेश भी है। तो आपको कोई ट्रांसफरेबल मूवमेंट हो सकती है, या मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाएगा। जैसे आपके कार्य में आपकी बहुत मूवमेंट हुई मगर आप वापस अपने घर आए। ये कोई ऐसी ट्रांसफर नहीं है कि आप शिफ्ट हो गए, ये ऐसी है कि मूवमेंट हुई और आप आ गए, ठीक है। मगर यहाँ पर अगर बहुत समय से आप सोच रहे थे, या आपका कोई प्रॉपर्टी लेने का या अपने घर को बनाने का या उसके कुछ उस तरफ मुड़ने का जो भी प्लान था, जैसे घर की नींव रखी जाती है, वो इन पीरियड्स में रखी जाती है जब बृहस्पति एग्जॉल्ट होकर चतुर्थ भाव में आएंगे। और ऐसा जून से अक्टूबर के बीच का ये जो पीरियड है, ये पीरियड स्पेसिफिकली मेष राशि के लिए एक अच्छा पीरियड है, जब बृहस्पति केंद्र में एग्जॉल्ट होंगे नवमेश होकर और द्वादशेश होकर, ठीक है। अब संतान उत्पत्ति के भी कुछ योग आते हैं साल के अंत पर मेष राशि के लिए। अगर हम शनि को समझें मेष राशि के लिए, तो हाँ बिल्कुल, चंद्र लग्न की अगर हम कुंडली समझें तो 7.5 ढैया लग रही है। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले ही समझा, थोड़ा सा टैक्सिंग हो सकता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है। और क्योंकि मेष राशि के लिए दशमेश भी अब द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो जैसा मैंने कहा कि ट्रैवल दिखता है, काम से आना जाना, जैसे कुछ ऐसी सेल्स की जॉब्स या कुछ जाना आना, मीटिंग्स, बार बार ट्रैवल, या आप एक दूर की सिटी में गए एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए, 3 महीने के लिए आप गए, आप वापस आ गए। सो ये प्रकार की चीज़ें दिखती हैं मेष राशि के लिए। अब मेष राशि के लिए अगस्त से नवंबर, ये अगर कोई रुकी प्रमोशंस हैं या कोई रुके प्रोफेशनल कार्य हैं, जिसमें जैसे कोई पुराना बोनस आना है, तो वो इस पीरियड में आएगा, क्योंकि जैसे ही शनि वक्री होंगे एकादश भाव की तरफ आएंगे तो मेष राशि वालों के लिए फायदा होगा। अब हम कहें कि मेष राशि क्या कर सकते हैं रेमेडी के तौर पर या मंत्र उपासना के तौर पर, तो मैं कहूँगी कि या तो गणपति अथर्व शीर्षम पढ़ा जाए, बृहस्पति को और बल भी मिलता है ऐसा करने से, या हनुमान चालीसा तो मैं सभी के लिए कहूँगी। देखिए, ये जानिए कि हम ये कहें कि इस राशि के लिए ये मंत्र है, उस राशि के लिए वो मंत्र है। अगर सिंपली, जैसे मैं कहती हूँ, जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, या परंपरागत जिनकी भी उपासना आपके जीवन में चलती आ रही है, उनका वर्शिप करना ज़रूरी है। मगर अगर हम स्पेसिफिकली इस राशि के लिए देखें तो हम कहेंगे हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ी जाए और गणपति अथर्व शीर्षम भी पढ़ा जाए। ये बुध केतु बृहस्पति तीनों को देख लेगा ये मंत्र, ये उपासना। हनुमान चालीसा में लिखा भी है ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तो हनुमान जी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर 26 में, यही कामना है। अब मैम वृषभ राशि को अगर हम समझें तो बृहस्पति के गोचर को देखें तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव का ये गोचर रहेगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बेनिफिशियल हैं, वो ऐसे
कि वृषभ राशि के लिए एकादशेश जो हैं वो बृहस्पति हैं, और साल की शुरुआत में पहले 5 महीने में ये वृषभ राशि के लिए दूसरे भाव में गोचर करेंगे। जब जब एकादशेश का गोचर द्वितीय भाव में होता है तो ये कोई कैपिटल गेन्स का पीरियड होता है। जैसे कि कोई और कई बार क्या होता है कि कोई बड़ी संपत्ति आती है, अब ये इनहेरिटेंस के थ्रू भी आ सकती है, ठीक है, अब ये इनहेरिटेंस के थ्रू भी आ सकती है, या कोई संपत्ति थी जो आपने खरीदी एक्स रेट पे, अब वो x+5 हो चुकी है या x×5 हो चुकी है, और अब वो बिकी तो सडन गेन्स आए, कैपिटल गेन्स आए। तो ये एक गेन्स का पीरियड साल के पहले 5 महीने वृषभ राशि के लिए दिखता है, ठीक है। अब इस राशि में आप एक बात और समझें कि चतुर्थ भाव में जब ये आएगा, एकादशेश भी है यहाँ पर और अष्टमेश भी है, जब ये आएगा तो माँ की आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये साल के अंत में वृषभ राशि के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब करियर में वृषभ राशि के लिए ये 2026 का साल एक अच्छा साल है, क्योंकि शनि जो है वो वक्री और मार्गी दशम और एकादश भाव में ही हो रहे हैं। जब वक्री होंगे तब दशम भाव में आएंगे, मार्गी होंगे एकादश, माने दशम का इफेक्ट लेंगे। दशम में कुंभ में आएंगे नहीं शनि, वक्री होके इफेक्ट आता है पिछले भाव का, और उसके बाद मार्गी होके एकादश। तो ये दशम एकादश का ये कोई मेजर प्रमोशंस या जो बिजनेस में लोग कार्यरत हैं, जिनका अपना बिजनेस है, अब देखिए ये एक गेन्स का पीरियड आएगा वृषभ राशि के लिए। साल गेन्स का साल दिखता है। अब इसमें मैं ये भी कहूँगी कि किन्हीं के सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन जिनका विवाह नहीं हुआ, वो विवाह का भी, छोटे भाई बहन के विवाह का भी योग ये ट्रांजिट दिखाता है। तो ये वृषभ राशि के लिए। अब वृषभ राशि के लिए महालक्ष्मी का वर्शिप हमेशा ही फलदायी रहा है वृषभ राशि के लिए। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि ऐसा राशि है कि जिसमें लग्न और छठा भाव यानी कि तुला जो है वो छठे में आता है। अब आप ये भी देखिए ना, जब काल पुरुष की आप कुंडली बनाए तो ये षडाष्टक में है एक दूसरे, अपनी दोनों, इनकी दोनों राशियां वृषभ की षडाष्टक में है शुक्र की 2 राशियां वृषभ और तुला। तो इसलिए महालक्ष्मी का वर्शिप जो है वो हमेशा ही वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहा है। इसके लिए आप महालक्ष्मी अष्टकम या कनक धारा स्तोत्रम भी कर सकते हैं। अगर इसे और थोड़ा ऑस्पिशियस बनाना चाहें तो मैं कहूँगी गणपति और महालक्ष्मी संकटनाशक गणेश स्तोत्रम कर सकते हैं और महालक्ष्मी अष्टकम कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा संस्कृत पढ़ें तो गणपति अथर्वशीर्षम और कनकधारा स्तोत्रम ये जाप आप कर सकते हैं। वृषभ राशि का वैसे आपने सब अच्छा ही बताया है, सिवाय माता की सेहत का छोड़ करके। तो अमूमन मैंने देखा है कि जब लोग बड़ा खुश होते हैं या जब प्रसिद्धि मिल रही होती है तो वो भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। तो वो आपको करना है, रेमेडी मिल चुकी है। आप अगली राशि पर बढ़ते हैं और मिथुन वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? देखिए, मिथुन राशि के लिए अगर हम देखें तो साल की शुरुआत में लग्न में ही वक्री बैठे हैं बृहस्पति, और लग्न द्वितीय और तृतीय को पकड़ेंगे, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि जो है वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय। राहु केतु का जो अक्स है ना मिथुन राशि के लिए, वो तृतीय और नवम का है। तो यहाँ पर ऐसे लोग इस साल में, वो कहते हैं ना, जब ये अक्स तृतीय और नवम को पकड़ता है तो हम इंटेलेक्चुअलाइज कर लेते हैं रिलीजन को, या हम बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जो रिचुअल है उससे थोड़ा दूर भागते हैं, या कहते हैं कि ठीक है उसको क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मगर ये आपके नेटल, आपके जन्मकालीन कुंडली पर भी डिपेंडेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ही मिथुन वाले ऐसे हैं। हाँ। मगर मैं सिर्फ इस एक गोचर की बात को बता रही हूँ। मगर ये ध्यान रखिए कि साल के अंत में ये गोचर जो है ना, ये अभी तो सिंह और कुंभ का गोचर है, राहु केतु का ये अक्स है। उसके बाद साल के अंत में ये अक्स चेंज होकर 27 नवंबर को हम ट्रू राहु लेते हैं। तो अगर हम ट्रू राहु लेते हैं तो ये एक्सिस जो है ये बदल कर कैप्रिकॉर्न और कैंसर के एक्सिस पर आ जाएगा। तब जो साल का अंत है वो मिथुन लग्न वालों के लिए हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाता है, क्योंकि ये दूसरे और अष्टम भाव पर ये एक्सिस आ जाएगा।
तो यहाँ पर ये एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखाता है। अब ये तो एक छोटी बात हुई राहु केतु के पॉइंट की। अगर हम शनि को समझें मिथुन राशि के लिए, तो शनि जब वक्री होते हैं तो ये अष्टमेश होकर दशम भाव में बैठेंगे, क्योंकि मिथुन लग्न के लिए अष्टमेश जो है वो भी शनि है और मीन राशि यानी कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कह सकते हैं हमें सबैटिकल चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए, हमने बहुत काम कर लिया, अब हम एक ब्रेक लेंगे। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप तब तक अपनी नौकरी ना छोड़ें जब तक आपके पास दूसरी ना हो। ये बहुत, वो कहते हैं ना, ब्रेव हार्ट फॉल्स ब्रवाडो में आपने ओ मैं छोड़ दूंगा, यहाँ पर मुझे बॉस नहीं पसंद आया, ये छोड़ देते हैं और कुछ और करेंगे। आई एम सेइंग कि पहले आपके पास एक पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन 1-2 महीने का नहीं है, 4 से 5 महीने का है। तो आपको अगर आपने सबैटिकल सोचा या सोचा मैं इमीडिएटली दूसरी नौकरी, सो उसमें ब्रेक आपने प्लान किया है 1 महीने का, मगर वो ज़्यादा हो गया, फिर आप खाली बैठेंगे घर। हाँ। तो ये मिथुन राशि वालों को ध्यान देना पड़ेगा इस बात के लिए। अब क्योंकि लग्न में ही बृहस्पति साल की शुरुआत में वक्री हैं, तो ये आपको सप्तमेश भी यहाँ पर बृहस्पति हैं मिथुन राशि के लिए। तो विवाह संबंध कोई जो आप प्लान कर रहे हैं वो साल के पहले 5 महीने में एक्टिवेटेड होता दिखता है या सेरेमनी होती दिखती है। चतुर्थ में भी बृहस्पति का यहाँ पर गोचर, सप्तम और दशम से ये जो लिंक आएगा, ये आपको कुटुंब में भी वृद्धि दे सकता है। और अगर आप चेंज का प्लान कर रहे हैं तो बृहस्पति जब कर्क में आए तो चेंज जो है आपकी नौकरी का आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि दशमेश एग्जॉल्ट करेगा और वो पीरियड है जून से अक्टूबर का पीरियड जी। ओके। तो अब क्या वर्शिप किया जाए मिथुन राशि वालों के लिए? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए हम कहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम सदैव फलदायी है। जिनको लगता है कि विष्णु सहस्त्रनाम बहुत लंबा है और बहुत कड़ी संस्कृत है, वो हरि स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं, वो कृष्ण अष्टकम पढ़ सकते हैं। ये सिंपल हैं और छोटे हैं और फलदायी हैं। अगर आप कृष्ण अष्टकम के साथ राधा परिहार स्तोत्र का कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों एक साथ करें, तो ये, अब मैं ये नहीं कहूँगी मिथुन राशि वालों के लिए, ये कोई भी, अगर आप मेरे ज्योतिष गुरु ये हमेशा कहा करते थे कि वृंदावन में नागरीदास बाबा थे, वो उन्हें कहते थे कि कैसी भी परेशानी हो, अगर राधा परिहार स्तोत्र का जाप किया जाए, सिर्फ राधा परिहार स्तोत्र का जाप किया जाए, तो कैसी भी परेशानी का हल मिलता है। मगर राधा परिहार स्तोत्र को जब हम कृष्ण अष्टकम के साथ पढ़ते हैं तो वो अपने आप में एक पूरक का काम करता है और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आज की दुनिया में लोग आपको स्विच वर्ड्स देते हैं, मैं किसी की भी वो नहीं कहती कि अगर आपके मन में इच्छा होती है आप ज़रूर करें, पर आप ये ध्यान रखिए, मंत्र से बड़ा, अपने इष्ट और आराध्य के नाम से बड़ा क्या स्विच वर्ड हो सकता है? ठीक बात। आपको स्विच वर्ड ही लेना है, आपको अपने चित्त की स्थिति उठानी है, आप उसका नाम लीजिए जो सर्वोपरि है, उससे बड़ा क्या स्विच वर्ड, मैं ये कहूँगी जी। मुझे लगता है आपकी इस बात से मेरे बहुत से व्यूवर्स भी होंगे जो सहमत होंगे, और अगर ऐसा है तो मुझे वो भी आप कमेंट करके बताइए। और मिथुन राशि वालों, पहले ही से मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी आप ले लीजिए, क्योंकि कुछ मंगल कार्य घर में होने वाला है या परिवार की वृद्धि होने वाली है। अगर ऐसा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर कहिएगा। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। ये मंगल स्थिति अगर बन रही है तो फिर आप कॉमेंट करके हमें वो बताइए भी। अब कर्क राशि पर बढ़ते हैं जी। कर्क राशि के लिए अगर हम समझें तो बृहस्पति जो है वो द्वादश, लग्न और द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे इस पूरे साल में। और शनि को समझें तो शनि नवम भाव में भी आगे जाके जब वक्री होंगे तो पिता की सेहत में कष्ट आता है अगस्त से नवंबर, अगस्त से फर्स्ट वीक दिसंबर, क्योंकि जैसे ही शनि नवम भाव में वक्री होते हैं, पिता या जो आपके घर के सीनियर मेल मेंबर्स हैं, गुरु, मेंटर, ये लोग, इनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है। जब शनि वक्री होगा तो आपकी जॉब में भी कोई प्रोफाइल में चेंज होना, जैसे कि मैं टेक्निकल देख रहा था, अब मैं सेल्स, अब मैं क्लाइंट एंड फ्रंट एंड कर रहा हूँ, फ्रंट फेसिंग, क्लाइंट फेसिंग हो रहा है अब मेरा जॉब, तो एक प्रोफाइल का भी चेंज आने का योग यहाँ बनता है। कर्क लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति यहाँ षष्ठेश हैं। षष्ठेश होकर ये साल की शुरुआत में द्वादश भाव में, आप अपनी स्टमक रिलेटेड हेल्थ का, कर्क राशि वाले अपनी स्टमक रिलेटेड हेल्थ का ध्यान रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। और जब जून से अक्टूबर यही षष्ठेश जब लग्न में आएंगे
तो वो कहते हैं ना कि नज़ला ज़ुकाम मुझे लग गया है, या मुझे कोई क्रिटिकलिटी नहीं हो रही मगर इम्यूनिटी पुअर है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि षष्ठेश एग्जॉल्ट करेंगे लग्न में आकर। तो यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और लड़ाई झगड़ों से बचना पड़ेगा। छठा भाव लड़ाई का भी है, शत्रु का भी है, ऋण रिपु, रोग ऋण रिपु, ये छठा भाव है, ये एग्जॉल्ट करेगा लग्न में आके। तो आपको बेसिकली जून से अक्टूबर इन तीनों प्रॉब्लम से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये कर्क राशि वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं, क्योंकि ये नवमेश भी हैं और सिंह राशि में आते हैं, तो फिर कहानी में सुधार आ जाएगा। अब देखिए, ये छठे भाव के लिए प्रॉब्लम दिखाता है कर्क राशि वालों के लिए, पर नवम भाव के लिए बस जब वक्री होते हैं तब पिता की सेहत का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये तपस्या का समय अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए, धर्म कर्म का काम अच्छे से कर सकते हैं, ये आप जानिए। अब क्या किया जाए इस पूरे साल में 2026 में, या क्या मंत्र उपासना है जो हम कर्क राशि वालों के लिए? देखिए, रुद्र अष्टकम, शिव का वर्शिप एक अच्छा वर्शिप रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। रुद्र अष्टकम या शिवाष्टकम का जाप फलदायी कहूँगी मैं। इसके अलावा देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मंगल जो है वो एक योग कारक प्लैनेट है, एक लक्ष्मी स्थान और एक विष्णु स्थान, एक त्रिकोण और एक केंद्र का मालिक है। तो जब जब ऐसा होता है तो मंगल को बल देने से आपके, जैसे कहते हैं ना, सारे कार्य ही सिद्ध होते हैं। तो मंगल को बल दिया जा सकता है हनुमान चालीसा करके, मंगल को बल दिया जा सकता है शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का वर्शिप करके। मुरुगन भुजंगम एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है कार्तिकेय के लिए, इनको देवताओं का कमांडर भी कहा जाता है। और ये करने से, एक योग कारक प्लैनेट को बल देने से, जिसे कहते हैं ये कुंडली की चाबी है, क्रीम बीज है ये कुंडली का। तो मंगल वो कर्क राशि के लिए वही काम करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि इन सारी रेमेडीज के बाद कर्क राशि वालों का 2026 और शानदार होगा। तो कर्क तक हो गया है, अब सिंह राशि। जी, तो सिंह राशि को समझें तो सिंह राशि के लिए अगर हम बृहस्पति का गोचर देखें तो ये एकादश, द्वादश और लग्न में, इन तीनों में घूमेगा पूरे 2026 में, क्योंकि 3 राशियों का ट्रांजिट है बृहस्पति का। अगर हम शनि को देखें तो शनि जो है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब सप्तमेश का अष्टम भाव में आना, ये आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए या आपके जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है स्पाउस के साथ, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम दिखाएगा। अब ये वक्री और मार्गी अष्टम भाव में ही होगा, तो यहाँ पर स्पाउस को थोड़ा कष्ट दिखाता है। ठीक है, तो हार्मनी ऑफ द रिलेशनशिप, उस पर आप थोड़ा ध्यान रखें और स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है। इस अष्टम भाव से शनि अपनी तृतीय दृष्टि से दशम पर भी अपना इफेक्ट लाएगा। अब आप कह सकते हैं कि मैंने और भी राशियों के लिए कहा, मगर यहाँ पर भी एक ऐसा लगता है कि मैं इस डिपार्टमेंट से निकल के उस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मैं इस वर्टिकल से निकल के उस वर्टिकल में जा रही हूँ। ये आएगा, ये तब आएगा जब शनि वक्री होगा, और ऐसा 27 जुलाई से 11 दिसंबर, अगर हम एग्जैक्ट पीरियड लें शनि के वक्री होने का, उसमें ये पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। अब जब बृहस्पति के गोचर को हम समझते हैं तो अष्टमेश का एकादश भाव में आना, क्योंकि मिथुन एकादश भाव है और अष्टमेश है बृहस्पति, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस से गेन्स, बोनस से गेन्स, वेरिएबल इनकम से गेन्स, कमीशन से गेन्स, ये दिखते हैं सिंह राशि वालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे भी, वो कहते हैं ना, पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं इस दौर में, इस साल में। आपके जैसे 12th में बच्चे हुए या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो अपने घर से बाहर, अपने स्थान से दूर जा सकते हैं, क्योंकि पंचमेश द्वादश भाव में जा रहा है, तो स्थान से दूर। आप खुद भी अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप यंगर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए भी अपने स्थान से स्थानांतरण, परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी दिखता है यहाँ पर। अब सिंह राशि वालों के लिए आप देखिए, लग्न और सप्तम पर ही राहु केतु का गोचर रहेगा। जब भी ऐसा होता है तो आपकी सोच थोड़ी सी अनकन्वेंशनल होती है। आप अपने जिसे कहते हैं ना, अपने लोगों से थोड़ा हटके जो लोग होते हैं, उनसे आपका आकर्षण बढ़ता है।
है ना। कई बार आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों से आपका ज़्यादा मेल जोल बढ़ता है, उनके साथ आपका थोड़ा ज़्यादा मिलना जुलना रहता है, इसको ऐसे ही कहेंगे। और ये जो राहु केतु का ये जो पॉइंट है, ये एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल सोच भी देता है। तो अगर आप टेक्निकलिटी में हैं या आप एआई में काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये वो टाइम है कि आप नया ही कुछ डिलीवर करेंगे अपने वर्क फ्रंट पे भी। और इसका ये मतलब नहीं है आप अगर सिर्फ एआई में है तभी आप कुछ नया डिलीवर करेंगे, बट एनी विच वेज वॉट एवर बी योर स्ट्रीम ऑफ वर्क, आप कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ अपने कार्य क्षेत्र में डिलीवर कर सकते हैं। अपने इंडिविजुअली भी, जैसे आपका घर क्षेत्र है, आप इसमें भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ कुछ नए इनोवेटिव तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा सिंह राशि वालों के लिए। अब देखिए सिंह राशि वाले क्या कर सकते हैं। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जाप यानी कि भगवती दुर्गा की उपासना कर सकते हैं सिंह राशि वाले। इसके अलावा सूर्य उपासना, सूर्य अष्टकम, आदित्य हृदय स्तोत्र सिंह राशि के लिए वैसे भी है। आप देखिए सिंह राशि तो सूर्य की ही राशि है, तो ये वैसे भी एक सही तरीका है, सही डायरेक्शन है इस राशि वालों के लिए। वर्शिप की एक सही डायरेक्शन है। इनफैक्ट मैं ये कहती हूँ कि सूर्य उपासना सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। सूर्य शरीर की इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक शक्ति है या जो आरोग्य का कारक है। किसी भी कुंडली में आरोग्य का कारक सूर्य होता है। आप देखेंगे जब जब सूर्य में कमज़ोरी आती है तो पैनक्रियाज कम काम करते हैं। सूर्य में जब जब कमज़ोरी आएगी पैनक्रियाज कम काम करेंगे, इंसुलिन कम, बॉडी कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगती है डिपेंडिंग ऑन सूर्य पे कितनी परेशानी आ रही है। इसे वर्गों में भी देखा जाता है। इसे सूर्य को वैसे भी पावर देनी चाहिए। जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप अपने कार्य में समर्पित रहते हैं, जब आप बड़ी डिलीजेंस से और सिंसेरिटी से, मैं हमेशा कहती हूँ सिंसेरिटी हैज़ नो सब्स्टिट्यूट, जब आप बड़ी सिंसेरिटी से अपना काम करते हैं तो सूर्य को आप पावर देते हैं। सूर्य सत्य है, सूर्य बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी है, आप समझते हैं, स्वाभिमान पर ये कायम है। तो ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसलिए माइक्रोवेव्स, इंडक्शन प्लेट्स का खाना जो है ये वज्र तत्व को बढ़ाता है। डीप फ्रोज़न फूड जो है ये सूर्य, ये जो अग्नि है आपके शरीर में उसको क्षीण करता है। इसलिए वज्र तत्व का खाना ना खाएं। जहाँ तक हो सके अग्नि से उतरा खाना ही खाएं और बहुत पुराना डीप फ्रोज़न फूड ना खाएं। ये आपकी फिज़िकल बॉडी में मेटाबॉलिज्म को पुअर करता है। जब हम उपासना करते हैं तो वो तीनों शरीरों में लगती है। जब लोग कहते हैं गंगा जी में आपने स्नान किया तो आपके पाप धुल गए, अब वैसे तो मछली भी गंगा जी में रह रही है, उसके पाप धुल रहे हैं। तीनों शरीरों में गंगा जी में ये पावर है कि वो तीनों शरीरों में विचरण कर सकती हैं। ठीक है, अब तीनों शरीरों में विचरण कर सकती हैं तो भाव भी आपका वैसा होना चाहिए कि वो, आप कहते हैं तपस्या उठी, जैसे आपने हनुमान चालीसा की तो फिजिकल बॉडी में अग्नि उठ जाती है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं रात को हनुमान चालीसा मत करिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इंसोम्निया हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी अनलेस एंड अनटिल आप तपस्वी हैं, साधक हैं। हाँ। मगर ये सूक्ष्म शरीर में जब अग्नि उठेगी तो तपस्या की अग्नि उठती है। तो ये ध्यान रखिए, ये कर्म के बीज को रोस्ट करने की पावर है तपस्या में। वो कारण शरीर को इफेक्ट कर देगी फिर। हाँ। है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर। इसलिए यहाँ पर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी मैं बहुत लोगों को कहती हूँ अमावस्या और पूर्णिमा, और ये सभी राशियों के लिए है। अमावस्या पूर्णिमा आप किसी होली रिवर में या गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। नहीं तो गंगा जल अपने घर लाए हुए हैं, उसको जल में डालिए और स्नान कीजिए। आप जब भाव भी लेंगे माँ का, गंगा स्तुति भी पढ़ेंगे, गंगा स्तुति एक बड़ी पावरफुल स्तुति है, जब ये पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वो स्वयं कहाँ से आई हैं, उनका उद्गम स्थान समझें और कैसे शिव की जटाओं पर बैठी हैं आप समझें। सिर्फ मात्र स्मरण करने से, गंगा जी के स्मरण करने से, है ना जी, बहुत आंतरिक, जिसे कहते हैं तरंग एक उठती है, आंतरिक तरंग उठती है। और जैसा कि मैंने कहा कि स्थूल शरीर में यही आंतरिक तरंग जो है
जो ईश्वर में रत है, यही तपस्या का रूप लेती है और यही स्थूल शरीर की जो अग्नि है उसे बढ़ाकर सूक्ष्म शरीर में और बढ़ाती है, तपस्या जो बढ़ जाती है। और कारण शरीर में तो ये कर्म के बीज को रोस्ट करने की क्षमता रखती है तपस्या। अब ये तपस्या जब तप दान किसी से भी हो सकती है। तप में हम नदी स्नान भी बता रहे हैं आपको, है ना। तो अमावस्या पूर्णिमा बड़ी इंपॉर्टेंट डेज है, वैसे भी जब तप दान करना चाहिए इनमें। अब थोड़ा ये सभी राशियों के लिए था। ठीक जी। बातों बातों में सिंह के अलावा बाकी राशियों का भी कल्याण हो गया इसी बहाने। अब अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि। जी, कन्या राशि के लिए समझे तो ये देखिए कि बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में दशम भाव में, दशम, एकादश और द्वादश भाव में, ये पूरे साल का गोचर रहेगा। अब ये जो है ये आपके स्पाउस को भी कोई अच्छी जॉब दिला सकते हैं, क्योंकि ये सप्तम होके दशम भाव में गोचर करेंगे। तो आपके स्पाउस को कोई अच्छी जॉब मिलने का योग है। आपके घर के ब्यूटिफिकेशन का योग है, जैसे आपने कोई इंटीरियर्स कर लिए या आपने अपने घर में कुछ ऐसा पेंट या ऐसा कोई अपहोल्स्ट्री या फर्नीचर खरीदा, बृहस्पति के ये चतुर्थ भाव को देखने में ये भी दिखाता है। आपके स्पाउस को अच्छी जॉब लगी और आपके स्पाउस ने अगर कोई बिजनेस सोचा करने का, तो ये भी, अगर जैसे कोई पहले से सोच रहे हैं, आपकी वाइफ है पहले से सोच रही हैं कि पार्टनरशिप में मैं अपनी किसी सहेली के साथ एक बिजनेस करूं, तो साल का जो बीच का सेकंड और थर्ड क्वार्टर है वो एक अच्छा पीरियड रहेगा इसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर बहुत स्पेसिफिकली देखें तो जून से अक्टूबर एक अच्छा पीरियड रहेगा। तो बेसिकली जनवरी टू अक्टूबर आपके स्पाउस के प्रोफेशनल राइज का पीरियड है। अगर वो कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उसका पीरियड है। अगर आप भी पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं तो उसमें ये जो पीरियड है उसमें आपको गेन्स हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अब इस राशि में बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में साल के अंत में गोचर रहेगा, तो कुछ ट्रैवलिंग दिखती है। ये नवंबर दिसंबर के पीरियड में ऐसा दिखता है। ऑलमोस्ट फॉर द होल ईयर आप देखेंगे कि छठे और द्वादश भाव में राहु केतु का ये गोचर रहेगा, कुंभ और सिंह में। ये जो गोचर है ये आपकी स्टमक हेल्थ को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। आप बाहर क्या खाना खा रहे हैं इससे थोड़ा बचें, क्योंकि जैसे किसी भी प्रकार की कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या वो कहते हैं मिल्क के सोर्स का पता नहीं, टेट्रा पैक मिल्क, ये इस प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको आपके खान पान में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ये आप अपनी फीट हेल्थ का भी ध्यान रखें, पाँव का ध्यान रखें, इंसोम्निया से भी बचें। मगर ये जब भी, अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब देखिए लियो में यानी कि सिंह में केतु का ऑलमोस्ट नवंबर एंड तक गोचर रहेगा। अब ये द्वादश भाव का केतु का गोचर जो है ये तपस्या के लिए बड़े अच्छा है। अब ये क्रिया योग में आदमी को रत करता है। आप ध्यान और मेडिटेशन अच्छी कर सकते हैं। तो ये जो कन्या राशि है इस बात का लाभ जरूर उठाना चाहिए। ठीक है, अब कन्या राशि वाले क्या कर सकते हैं? देखिए ये भी बुध की राशि है। मैं हमेशा कहती हूँ विष्णु सहस्त्रनाम सर्वोपरि है, वो किया जा सकता है। मगर राहु केतु का ये जो एक थोड़ा सा ट्रबलसम गोचर है, इसके लिए महिषासुर मर्दिनी भगवती दुर्गा का जाप करने से हमेशा राहु केतु कंट्रोल में आते हैं। अगर दशाओं अंतर दशाओं में भी राहु आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें तो सिंपली दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिंपली दुर्गा सप्तशती का पाठ, या मंत्र राज जिसे हम कहते हैं, देवी अथर्व शीर्षम मंत्र राज कहा गया इसे, या महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, ये कैसे भी राहु को शांत करता है। जिनका अष्टम का राहु है, जन्मकालीन, छठे का राहु है ना, उनको ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम देती है। कई बार लग्न का राहु भी ये प्रॉब्लम देता है। तो ये जो जाप है, या दशा अंतर दशा में अगर आपको ट्रबल करे तो आप ये वर्शिप तब भी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि कहीं भी अगर थोड़ी सी बाधा आ रही है तो उसे 26 में आप दूर कैसे कर सकते हैं, वो ही हम समझने की कोशिश करेंगे। अब 50% राशियां हो चुकी हैं, 6 राशि बीत चुकी है हमारी। अब तुला के लिए आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, तुला राशि के लिए योग कारक प्लैनेट शनि है, क्योंकि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामित्व शनि के पास है। अब यही शनि जो है ये गोचर में छठे भाव में मीन राशि में है, तो ये चतुर्थ और पंचम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक दिखता है शनि का मीन राशि में आना। यानी कि माँ को भी कष्ट दिखाता है, बच्चा भी अपनी एजुकेशन में डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, या बच्चे का आप थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। वो कहते हैं टू मच ऑफ फास्ट फूड एंड टू मच ऑफ जंक फूड। अगर ये सेल्फ
माने आप अपने लिए समझे, आप एजुकेशन में, अगर आप एजुकेशन में अभी रत हैं, माने आप स्टूडेंट हैं अभी, तो पंचमेश का छठे में आना, बार बार गोचर में वक्री मार्गी होना, वो कहते हैं ना मैंने ये कोर्स किया था, फिर मैंने कहा नहीं ये मेरे को नहीं जमता, अब मैं ये चेंज करके ये कर लूँ। मेरे करियर में, मेरे एजुकेशन में, नॉट करियर में, मेरे एजुकेशन में ब्रेक आना, लाइक मैंने एक करके छोड़ा, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, मैंने दूसरा किया। वैसे ही मैंने कहा अगर आप माँ हैं या आप जातक बड़ा हो चुका है और जातक का बच्चा है, तो वो अपनी एजुकेशन में प्रॉब्लम दिखाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम, नहीं तो आपके बच्चे की एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम का यहाँ पर योग आएगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो खास करके सावधान हो, क्योंकि पंचमेश का छठे भाव में ये गोचर अगर फीटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। अब जब भी इस साल में ग्रहण आते हैं तो ये ध्यान रखिए, ग्रहण जो है वो यूट्राइन फ्लूइड को इफेक्ट करता है ना। तो ये सिर्फ मिथ्या नहीं है कि जब हम कहते हैं, पुराना जो विचार है जो ये कहता है कि आप ये कार्य ना करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं ग्रहण के काल में, तो इस बात को माने कि आपने ये नहीं करना है, तो आपको अपने फीटल हेल्थ की बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर तुला राशि के लिए अगर हम बृहस्पति को समझें, तो बृहस्पति का ये गोचर जो है ये नवम, दशम और एकादश भाव पे रहेगा। करियर के लिए ये एक अच्छा पीरियड है, मगर क्योंकि बृहस्पति यहाँ षष्ठेश होकर दशम भाव में एग्जॉल्ट करते हैं, अब ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तुला लग्न के लिए बृहस्पति 6th लॉर्ड है, षष्ठेश है, और दशम भाव में गोचर करेंगे, एग्जॉल्ट हो जाएंगे। ऐसा आएगा जून से अक्टूबर के बीच में। चैलेंजेस ज़रूरत से ज़्यादा, मगर आपका सक्सेस भी, मतलब मुंह तोड़ जवाब देगा उन चैलेंजेस को। अच्छा। ये आप जानिए। ठीक है। अब साल के अंत में क्योंकि षष्ठेश एकादश में जाएगा, तो वो कहते हैं कि इम्यूनिटी पुअर होगी और एक प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप उस समय सोचें कि मैं ये किसी को एक केस में या किन्हीं लोन्स में अपने आप को, क्योंकि मैंने कहा ना रोग ऋण रिपु छठा भाव ये दिखाता है, अगर आप किसी कोर्ट केस में एंट्री ले रहे हैं या कोई एग्जिस्टिंग कोर्ट केस, साल के अंत का जो क्वार्टर है, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लार्जली नवंबर दिसंबर का जो पीरियड है, उसमें वो एकदम फ्लेयर अप करेगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और अगर आप लोन्स भी लेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ ये तो मैं अभी निपटा दूंगा, तो वो फ्लेयर अप करेगा। और साल का अंत तुला राशि के वेट गेन का पीरियड हो सकता है। अच्छा। तो उसका भी ख्याल रखना है। अब क्या करना है? देखिए, इसमें ब्रह्मांड पुराण में दशरथ कृत शनि स्तोत्रम है, योग कारक है शनि तुला राशि के लिए, तो ये जाप अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा सदैव ही अच्छी रहती है। इसके अलावा क्योंकि जब भी ये शुक्र की राशियों के साथ आता है, अब तुला और वृषभ अगर हम देखें, ये तुला राशि के लिए जो दूसरी राशि है वो अष्टम भाव आ रही है ना, षडाष्टक में पड़ती हैं दोनों, इसलिए महालक्ष्मी को हमेशा भजें। वृषभ और तुला राशि वाले, इनके लिए इम्पोर्टेंट है, इनकी सेहत के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप अभी कह रही थी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तुला राशि वाली, वो खासकर ग्रहण जब पड़े तो सावधानियों ने सभी लेडीज अपने मैं ये कहूँगी कि सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को ग्रहण में जो पुरानी परंपरागत एडवाइस है उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण में ये राहु एक स्मोकी तत्व है। जब ये सूर्य के साथ युद्ध होता है या चंद्र के साथ युद्ध होता है, ये जानिए जो बाहर है वही आपके पिंड में है ना, जो बाहर हो रहा है वही आपके पिंड में। और यहाँ पर मैं आपको बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। जो क्रिया योग है वो ये मान के चलता है कि जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉलम है, उसके जो ऊपर का पॉइंट है वो कर्क है और उसके जो बेस का पॉइंट है वो मकर है। तभी ये एक्लिप्टिक, आप जानते हैं ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर नहीं है, एक्लिप्टिक है, ये एक्लिप्टिक है। इसी के आसपास ये गोचर चल रहा है, ये गोचर ऐसे चल रहा है स्पाइन के आसपास, और उत्तरायण दक्षिणायन आपके ही शरीर में हो रहा है, इसलिए ये इफेक्ट करता है, ये उत्तरायण और ये दक्षिणायन, क्योंकि कर्क है और ये कर्क है और ये मकर है। टॉप ऑफ द स्पाइन कर्क माना जाता है, जिसे कपाल कुंडला का पॉइंट है ना, जो कपाल कुंडला का पॉइंट है वो कर्क माना जाता है, और कुल कुंडला का पॉइंट जो है ये मकर माना जाता है। और ये बड़े ही एसोटेरिक, मैं भी हैरान हूँ, मैंने बस बोलते बोलते ये बात यहाँ बता दी। ये बड़े गहरे रहस्य हैं और इनको समझकर बहुत कुछ हो सकता है, पर आज ऑडियंस के साथ हमने ये एक बात साझा की है।